Hello dear student, welcome to our channel PKP. Today class we will discuss about गेमेटोजेनिस और स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, सो युग्मक जनन क्या होते हैं, शुक्राणु जनन क्या होते हैं, अंडाणु जनन क्या होते हैं, आज की क्लास इस पर होगी. ओके, और ये आपका क्लास 12th का यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड में जो ये टॉपिक्स हैं आप लोग स्टडी कर सकते हैं, बट मेनली अगर मैं यूपी बोर्ड को फोकस कर रही हूँ तो उसमें आपका ये टॉपिक दिया हुआ है जिसे आपको कम्प्लीटली करके जाना है, युग्मक जनन. ठीक है, तो ये गेमेटोजेनेसिस होता क्या है ये समझना है आपने. तो पहले मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, देन आप यहाँ पर इसको समझेंगे. ठीक है, अब देखो, जैसे मेल बॉडी हो गई है, ठीक है, ये हो गई मेल बॉडी, ये हो गई फीमेल बॉडी. ठीक है, इसको हम इससे बना देते हैं. क्लियर. अब जो मेल बॉडी होता है इसमें क्या होता है, टेस्टिस होता है. ठीक है, यानी जैसे फीमेल बॉडी होती है तो उसमें ओवरी होती है, अंडाशय होते हैं जिसको हम बोलते हैं जननांग. ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेन क्या होता है, ओवरी होती है. इधर मेन क्या होता है, वृषण होता है. ठीक है, तो ये हो गया वृषण जिसको हमने टेस्टिस का नाम दिया, और ये हो गया ओवरी जिसे अंडाशय बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो वृषण होता है ये क्या सिक्रिएट करता है, स्पर्म बनाता है. ठीक है, स्पर्म बनाता है. अंडाशय क्या बनाता है, ये अंड बनाता है या अंडाणु बनाता है, या इसको हम बोल सकते हैं डिंबाणु भी. ठीक है, अंडाणु हो गया जिसको ओवम बोलते हैं. ठीक है, स्पर्म हो गया मेल बॉडी से सिक्रेशन, फीमेल बॉडी से सिक्रेशन हो गया ओवम या जिसको अंडाणु बोलते हैं. ठीक है, अब जब लैंगिक जनन होता है यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये दोनों आपस में मिलते हैं. निषेचन के समय ये दोनों आपस में संलयन करते हैं. तो जब ये फर्टिलाइज होते हैं, एक दूसरे से संलयन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन यानी कि संलयन. ठीक है, और उस टाइम पर क्या होता है, एक जाइगोट यानी कि युग्मक जनक. ठीक है, इसको बोलते हैं युग्मनज या जाइगोट बोलते हैं इसको. ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती है, और ये क्या है, एक कोशिका होती है. जो ये युग्मक जनक है या जाइगोट जो है ये कोशिका होती है. ठीक है, इसी कोशिका से ही नई संतान यानी न्यू चाइल्ड का बॉर्न होता है या बनता है, डेवलप होता है. ठीक है, तो समझ आ रहा होगा प्रोसेस पूरा क्या हो रहा है. ये मेल बॉडी से टेस्टिस, फीमेल बॉडी में ओवरी. टेस्टिस ने सिक्रेट किया स्पर्म को, ओवरी ने सिक्रेट किया ओवम को, ये दोनों आपस में मिले. ठीक है, संलयन हुआ इनका, तो युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण हुआ. जाइगोट क्या है, ये एक, तो ये एक कोशिका है. ठीक है, और इसी से ही न्यू चाइल्ड यानी कि नई संतान का डेवलप होता है या नई संतान का प्रारंभ यहीं से शुरू हो जाता है. ठीक है, तो अब हमारी बेसिक हेडिंग क्या है, हेडिंग है हमारी युग्मक जनन. ठीक है, तो युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, यही जो युग्मक कोशिकाएं बन रही हैं, यही जो गमेट्स बन रहे हैं ना, इनके बनने की क्रिया को ही क्या बोला जाता है, युग्मक जनन बोला जाता है. बट हम इनको लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन आपको नोट करना है. आद्य जनन कोशिकाओं. ठीक है, आद्य जनन मतलब आप समझ सकते हैं. ठीक है, आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा जनदों, जनदों का मतलब समझ रहे हो, जब मेल बॉडी है तो वो वृषण हो गया और फीमेल बॉडी है तो वो अंडाशय हो गया. ठीक है, एंड अंडाशय, जनत का मतलब हो गया ये. ठीक है, वृषण और अंडाशय. आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा जनदों में, आद्य जनन कोशिकाएं आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि एपिथेलियम हो गई, जननिक एपिथेलियम की कोशिका हो गई. तो इस तरीके से आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा वृषण तथा अंडाशयों में या जनदों में युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपने प्रोसेस देखा कि ये युग्मक बन रहे हैं. ठीक है, तो इन्हीं युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है. अब ये युग्मक कोशिकाएं क्या होती हैं, गमेट्स होते क्या हैं, जिनके निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन बोला जा रहा है. तो ये गमेट्स हैं क्या, तो गमेट्स के बारे में देख लो, युग्मक कोशिकाओं के बारे में देख लो. शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन की क्रिया से क्रमशः वृषण एवं अंडाशय में आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु एवं अंडाणुओं का निर्माण होता है. ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि दो प्रोसेस होता है युग्मक जनन में, एक होता है शुक्राणु जनन और एक होता है अंडाणु जनन. शुक्राणु जनन जो है वो मेल बॉडी में हो रहा है, यानी कि ये शुक्राणु जनन जो शुक्राणुओं का यानी स्पर्म का निर्माण कर रहा है. अंडाणु जनन यानी कि जो अंड का निर्माण कर रहा है,
तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर, शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन की क्रिया से क्रमशः वृषण एवं अंडाशयों में आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं का, ठीक है, शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणुओं का, अंडाणु जनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको यहाँ पर एक प्रोसेस से दिखा दिया। युग्मक जनन में लैंगिक प्रजनन के लिए जनदों की अविभेदित द्विगुणित कोशिकाओं में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। किसका? द्विगुणित कोशिकाओं में अगुणित कोशिका, दो गुणित का मतलब इसको हम 2n बोलते हैं, डिप्लॉयड होते हैं ये, ठीक है। तो द्विगुणित कोशिकाओं में अगुणित युग्मकों यानी कि n, जिसको हैप्लॉइड बोलते हैं, वो डिप्लॉयड हो गया, ठीक है, का निर्माण होता है। युग्मक जनन की प्रक्रिया पुटिका प्रेरक हार्मोन द्वारा उद्दीप्त होता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मतलब समझ रहे हैं आप, FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोला जाता है। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया पुटिका प्रेरक हार्मोन द्वारा उद्दीप्त होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो लगभग जो शुक्राणु होते हैं या अंडाणु होते हैं, ये आकार एवं रचना में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है। क्योंकि देखो, अगर हम ओवम की बात करें तो ओवम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और अगर हम शुक्राणुओं की बात करें तो शुक्राणुओं में हेड टेल सब कुछ होता है, तो कुछ ऐसा होगा ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं उसमें हेड टेल यानी 4 पार्ट होते हैं, और जबकि जो ओवम होता है वो थोड़ा गोलाकार होता है। तो दोनों आकार और रचना में बहुत ही भिन्न होते हैं। लेकिन जब हम इनके प्रावस्थाओं की बात करते हैं कि जब जेमेटोजेनिस हो रहा है, इनका युग्मक जनन हो रहा है, तो उस समय लगभग ये समान और मतलब समान होते हैं। जैसे इनकी 3 स्थितियां होती हैं। एक तो गुणन प्रावस्था होती है जो दोनों में होती है, चाहे वो हम शुक्राणु जनन की बात करें, अंडाणु जनन की। दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था और तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है। तो ये 3 प्रावस्थाएं होती हैं जिसको हम नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो सबसे पहला है कि युग्मक जनन हो रहा है यानी कि स्पर्म बन रहा है। इसका मतलब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। देन हम कहेंगे ओवम बन रहा है यानी कि अंडा बन रहा है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अंडाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग आपको करनी है शुक्राणु जनन। अब देखो यहाँ पर शुक्राणु जनन क्या होता है। यह पुरुषों के वृषण में आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है, ठीक है। तो शुक्राणुओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्राणु जनन के प्रमुख 3 प्रावस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो शुक्राणु जनन की कुल कितनी प्रावस्थाएं हैं? 3 प्रावस्थाएं, जैसे हमने बोला था युग्मक जनन में, ठीक है। तो पहली प्रावस्था कौन सी होती है? गुणन प्रावस्था होती है, जिसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज बोला जाता है। तो होता क्या है, सबसे पहले इसे समझ लो आप। जब हम इनको एक्सप्लेन कर दें फिर आपको नोट करा देते हैं। तो जो आपको ये प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन फेज। ये देख लेते हैं हम, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला फेज क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन प्रावस्था कहलाता है। अब होता क्या है इसमें, जो भ्रूण होता है यानी जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के वृषण में शुक्रजन नलिकाओं की जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं प्रारंभिक जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। यानी जो पहली कोशिका होती है वो क्या होती है? प्राइमरी जनन कोशिका होती है, ठीक है। इसको मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये जो है ये 2n है, 2x लिखो, ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड होते हैं, यही होती हैं हमारी प्राइमरी, ठीक है। तो ये हो गई प्राइमरी जननिक कोशिकाएं, और इन्हीं कोशिकाओं के बारंबार ही सामान्य समसूत्री विभाजनों द्वारा शिशु अवस्था के विकास तथा जननिक एपिथेलियम में द्विगुणित यानी कि हमने क्या बोला 2n, है ना, शुक्राणु जनन कोशिकाएं बन जाती हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ। ये 2 गुणित कोशिकाएं थी 2n, ठीक है, इनका डिवीजन यानी कि डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये कौन सा फेज है? गुणन प्रावस्था। ये बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करती जा रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, दोनों डिवाइड हो जाएंगी फिर 4 से कितनी होंगी? ये 8 होंगी। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये फिर से डिवाइड हो गई इस तरीके से, ठीक है। तो जो प्रारंभिक जनन की कोशिकाएं थी, या जो जिनको बोला जाता था प्रारंभिक शुक्र कोशिकाएं भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका डिवीजन हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं गुणन प्रावस्था, ठीक है। अब दूसरा आता है वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ प्रावस्था होती है।
तो जो ये वाला फेज दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है ग्रोथ प्रावस्था यानी कि वृद्धि प्रावस्था बोलते हैं। तो जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती हैं जो शुक्र नलिकाओं की गुहा की ओर बढ़ती हैं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे ये शुक्राणु जनन कोशिकाएं शुक्रजन नलिकाओं की ओर जा रही हैं यानी कि उसकी ओर बढ़ रही हैं, तो ये थोड़ा सा वृद्धि करती हैं, क्योंकि कौन सी अवस्था है, वृद्धि अवस्था है। तो ये जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं ये क्या होती हैं, बड़ी होने लगती हैं, ठीक है। तो कुछ बड़ी होकर ये क्या बन जाती हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन जाती हैं। तो याद रखना, अभी तक ये क्या थी, अभी तक ये थी प्राथमिक जननिक कोशिकाएं, ठीक है, जननिक कोशिकाएं। अब ये कोशिकाएं जैसे जैसे यानी कि ये जो शुक्राणुजन कोशिकाएं हैं जैसे जैसे कहाँ पर जा रही हैं, शुक्रजन नलिकाओं की ओर जा रही हैं, इनका आकार बढ़ता जा रहा है और जैसे ये बढ़ता हुआ जा रहा है तो ये वृद्धि अवस्था में आ जाता है और वृद्धि अवस्था में आ गया, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाता है, ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, ठीक है। अब किसका निर्माण हो गया, प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का निर्माण हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा परिपक्वन अवस्था, यानी कि अब वो मैच्योर होंगे, इसको बोला जाता है मैच्योरेशन फेज बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये जो शुक्र कोशिकाएं हुई, यहाँ पर जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं हुई ये दो बार विभाजित होती हैं, ठीक है। पहला जो विभाजन होता है इनका फर्स्ट होता है मेयोटिक डिवीजन, यानी कि पहला परिपक्वन विभाजन कैसा होता है, ये मेयोटिक यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, जिसमें जो प्राथमिक शुक्र कोशिका थी, जो यहाँ से प्राथमिक शुक्र कोशिका आई थी, वो क्या हुई, दो अर्धसूत्री संतत कोशिकाओं में बट गई, इस तरीके से N और N, ठीक है। तो फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन यानी कि पहला परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री होता है, जिसमें जो भी ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं थीं वो क्या हुई, दो अर्धसूत्री संतति कोशिका में बट गई, ठीक है। और दूसरी इसमें जो होती है वो होती है द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, ठीक है। ये जो विभाजन होकर 2n बन गई, यानी कि दो डॉटर सेल बन गई, दो संतति कोशिकाएं बन गई, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिका, ठीक है। तो बात यहाँ तक समझ आ गई। ये क्या थी, यहाँ तक प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं थी। अब प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं जैसे ही शुक्रजन नलिकाओं की ओर बढ़ी, ये बड़ी हो गई और बड़ी होकर इनका नाम पड़ गया प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, यानी कि ये क्या बन गई, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन गई ग्रोथ प्रावस्था में। अब ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जो है इनका दो बार विभाजन हुआ, तो जब इनका पहली बार विभाजन हुआ तो ये 2n जो थे N और N में यानी कि दो संतति कोशिका में विभाजित हो गए और ये दो संतति कोशिका बट गए, इनका नाम क्या पड़ गया, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। तो ये क्या बन गई, अब द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बन गई, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स इनको कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो दूसरे परिपक्वन विभाजन आता है जिसे बोलते हैं सेकेंड मायोटिक विभाजन, ठीक है। तो ये कैसा विभाजन होता है, यहाँ पर ये समसूत्री विभाजन होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके फलस्वरूप जो संतति कोशिकाएं बनती हैं वो गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री ही रहती है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो इनके थ्रू, इस विभाजन के थ्रू जो संतति बनी है या जो संतति कोशिका बनी है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है अर्धसूत्री ही रहती है, यानी कि n ही रहती है, 2n नहीं होती। तो यहाँ पर n ही रह जाएगी, ठीक है। इन्हें क्या बोल दिया जाता है, इनको पूर्व शुक्राणु बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ये पूर्व शुक्राणु कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अब ये पूर्व शुक्राणु कहलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद परिपक्वन में प्रत्येक जो ये प्राथमिक शुक्र कोशिका थी ये क्या हो गई, आप देख रहे होंगे इसको, तो ये 4 तरीके के अर्धसूत्री यानी कि 4 तरीके से पूर्व शुक्राणु में ये बंट जाते हैं। दिख रहा है ये चारों आपको। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन होता है। इस प्रावस्था में ये कंप्लीट शुक्राणु यानी कि स्पर्म बन जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको प्रोसेस समझना है, याद रखना है। जब आप इसको समझ के रखेंगे तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की पहली प्रावस्था जो थी ये हो गई आपकी गुणन प्रावस्था, जिसको मल्टीप्लिकेशन बोला गया, जिसमें ये मल्टीप्लाई होकर सिर्फ बढ़ रहे हैं। 2 थे तो 4, 4 थे तो 8, इस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है प्रारंभिक जनन कोशिका या प्रारंभिक प्रारंभिक जनन कोशिका या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा
ग्रोथ अवस्था की, तो ये सेकेंड हाफ देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो प्रावस्था होती है वो वृद्धि प्रावस्था होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये प्राथमिक जनन कोशिकाएं थी, जैसे जैसे ये बढ़ रही थी, कहाँ पर शुक्रजन नलिका की ओर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही इनका आकार बड़ा हो जा रहा था, और आकार बड़ा होने पर ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन गई, ठीक है, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरी शुक्र कोशिका यानी कि जो प्राथमिक शुक्र कोशिका थी, तीसरी अवस्था में, परिपक्वन प्रावस्था में, इसका 2 बार विभाजन होता है। तो जो पहला विभाजन होता है वो होता है पहला परिपक्वन विभाजन, ठीक है। तो जब पहला परिपक्वन विभाजन होता है तो ये 2 अर्धसूत्री संतति में डिवाइड हो जाता है और इन्हें द्वितीयक शुक्र कोशिका कह देते हैं। फिर से इनका विभाजन होता है तो यहाँ से भी 2 यानी कि 4 अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 से कुल, जब यहाँ पर क्या था, एक प्रारंभिक शुक्र कोशिका थी, तो एक प्रारंभिक शुक्र कोशिका से 4 अर्धसूत्री शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर 4 स्पर्म बनकर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है शुक्राणु का निर्माण की प्रक्रिया। तो यही पूरा यहाँ पर लिखवाया गया है। शुक्राणु जनन, यह पुरुषों के वृषण में आद्य जनन कोशिका के द्वारा शुक्राणु निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्राणु जनन के प्रमुख 3 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है गुणन प्रावस्था, ठीक है, यानी प्रारंभिक जननिक कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा शिशु अवस्था के विकास तक जननिक एपिथेलियम में द्विगुणित शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही समझ लेना है कि प्रारंभिक अवस्था में क्या हुई। ये प्रारंभिक जो जनन कोशिकाएं थी, इन्होंने किसका निर्माण किया? अभी तक शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण किया। वृद्धि अवस्था में क्या हो गया? ये शुक्राणु जनन कोशिकाएं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ही ये आकार में वृद्धि कर गई और इन्हें प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं का नाम दे दिया गया। परिपक्व अवस्था में 2 बार विभाजन हुआ। पहला विभाजन हुआ अर्धसूत्री था, 2 संतति का निर्माण हुआ जिसे नाम दिया गया द्वितीयक शुक्र कोशिका। दूसरा परिपक्वन विभाजन था जो समसूत्री विभाजन था, जिसमें 2 संतति का निर्माण हुआ या 2 संतति कोशिका बने और इनका नाम पड़ गया पूर्व शुक्राणु, ओके। तो और उसके बाद ये डायग्राम दिखा देना है। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया? ये कुल आपने देखा कि यहाँ पर हमको मिला है अभी तक पूर्व शुक्राणु, अभी हमको शुक्राणु नहीं मिला, ठीक है, पूर्व शुक्राणु मिल गया है। अब इसको कैसे कायांतरण करना है शुक्राणुओं में, तो उसकी हेडिंग होती है शुक्र कायांतरण, ठीक है, किस तरीके से ये शुक्राणु बनते हैं। तो अब यहाँ पर देखना है शुक्राणु बनने के लिए प्रत्येक स्पर्मेटिड यानी कि जो पूर्व शुक्राणु हैं, इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होना क्या कहलाता है? शुक्र कायांतरण कहलाता है, ठीक है। तो शुक्राणु बनने के लिए जो ये पूर्व शुक्राणु हैं, इनमें एक परिवर्तन किया जाता है, एक डेवलपमेंट किया जाता है जिसे शुक्र कायांतरण का नाम दिया जाता है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक गोल सी जो ये स्पर्मेटिड कोशिका है, यानी कि हम कह सकते हैं ये वाली, ठीक है। तो ये कैसी है? ये गोल सी कोशिका है, ठीक है। तो ये गोल सी जो स्पर्मेटिड यानी कि ये जो पूर्व शुक्राणु वाली कोशिका है, ये क्या होती है? एक लंबे, थोड़ा सा पतले, ठीक है, और कौड़ीनुमा शुक्राणु में बदल जाती है। तो इस तरीके से एक ये स्पर्म बन जाता है, समझ लो ऐसे करके, ठीक है। समझ आ गया? तो यही कहलाता है शुक्र कायांतरण, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यानी कि जो पूर्व शुक्राणु था उसमें एक प्रक्रिया के द्वारा उसको शुक्राणुओं में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? शुक्र कायांतरण कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं जो शुक्राणु जनन में हार्मोन का नियमन किस तरीके से होता है, यानी कि रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले ये समझना, जो हाइपोथैलेमस होता है, क्वेश्चंस भी याद रखना, जैसे 1 मार्क्स का आ सकता है MCQ क्वेश्चंस, जैसे GnRH, ठीक है, GnRH ये हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। और जब इसका सिक्रेशन कब होता है? तो जब हम पुबर्टी स्टेट में जाते हैं, यानी किशोरावस्था में जाते हैं, जब यौना आरंभ होता है, तो उस टाइम पर ये GN गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसको बोला जाता है, तो ठीक है। तो ये GnRH हार्मोन जो है इसका स्रावन होने लगता है, यानी कि स्रावित होने लगता है। और कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से होता है। और ये कहाँ पर आता है? अग्र पीयूष ग्रंथि, ठीक है, अग्र पीयूष ग्रंथि में आता है। अब जो ये अग्र पीयूष ग्रंथि है, इससे 2 टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, यानी कि FSH और LH।
यही दोनों होते हैं जो जब पीरियड्स आते हैं यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो उसमें FSH और LH का बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब FSH क्वेश्चंस आपका ये बन सकता है कि FSH और LH का सिक्रीशन किस ग्लैंड से होता है, किस ग्रंथि से होती है, तो आप बोलेंगे इसको ये अग्रपीयूष ग्रंथि से FSH और LH का निर्माण होता है, सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो FSH है इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नोट कर लेना है। जो LH होता है इसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं। अब ये जो FSH हार्मोन है ये क्या करता है, ये शुक्रजन नलिका में उपस्थित होती हैं जो हमारी सरटोली कोशिका, उनको ये प्रेरित करता है, जो किस में सहायक होते हैं, शुक्राणु जनन में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ये FSH हार्मोन है जो शुक्रजनन नलिका है, ठीक है, इसमें उपस्थित सरटोली कोशिका को प्रेरित करता है। ठीक है, जो शुक्राणु जनन में हेल्प करता है। ये सरटोली कोशिकाएं होती क्या हैं, तो पहले ही आपको बता रखा है कि जो स्पर्म वगैरह को न्यूट्रिशंस प्रदान करती हैं वो सरटोली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ये शुक्राणु जनन में सहायक होती हैं। दूसरा होता है LH, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये कहाँ पर होती हैं, लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो एंड्रोजन का निर्माण करती हैं और यहीं से ही टेस्टोस्टेरोन का स्रावन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, इसको बोलते हैं नर हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, तो मादा हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि कहाँ से निकलता है, ओवरी से। और जबकि नर में होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, टेस्टिस से। इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोशिका से ये सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इतना याद रखना है कि शुक्राणु जनन में हार्मोन्स का नियमन किस तरीके से होता है। तो GnRH कहाँ से निकलता है, तो याद रखना है हाइपोथैलेमस से। अग्रपीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन होते हैं FSH और LH। FS जो होता है वो शुक्रजन नलिका में जाकर सरटोली कोशिका को प्रेरित करता है, एक्साइट करता है ताकि वो शुक्राणु जनन में हेल्प करे। जबकि जो LH होता है वो लीडिंग कोशिका को प्रेरित करता है ताकि ये एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का स्राव करे और निर्माण करे। ठीक है, ये तो हो गया इनके बारे में कि किस तरीके से शुक्र का यंत्रण हुआ। ठीक है, यानी कि जो ये पूर्व शुक्राणु तो किस तरीके से शुक्राणु में कन्वर्ट हुए। अब हम देखेंगे ये जो शुक्राणु तो बन गया है, बट इसकी संरचना कैसी होती है, देखने में ये कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बेर भी समझ सकते हैं, शुक्राणु। ठीक है, तो शुक्राणु की संरचना हो गई। तो इसमें आपको ये चार पार्ट दिखाई दे रहा होगा। एक तो ये हेड दिखाई दे रहा है, ये नेक दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ये मिडिल पीस होती है जिसको हम मध्यखंड बोलते हैं। फिर ये टेल होता है जिसे पूंछ बोली जाती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मनुष्य के जो शुक्राणु होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, तो हम बोलेंगे चार पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, एक होता है नेक, एक होता है मिडिल पीस और एक होता है टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हिंदी में देखेंगे तो इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं ग्रीवा, इसको बोलते हैं मध्यखंड और टेल को बोलते हैं पूंछ। ठीक है, तो चार भाग हो गए इसके। तो अब आपको यहाँ पर देख लेना है जो मनुष्य के शुक्राणु होते हैं उनमें चार भाग होते हैं, शीर्ष यानी कि हेड, ग्रीवा यानी नेक, मध्यखंड यानी मिडिल पीस तथा पूंछ यानी कि टेल हो गए। ठीक है, अब कैसे कैसे क्या होता है ये समझना है आपको। शीर्ष में एक अगुणित एन केंद्रक होता है जो अग्रपिंडक से ढका रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे शीर्ष पर ये है शीर्ष। ठीक है, ये इसका हेड है। तो यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसको बोला जाता है कि एक प्लाज्मा झिल्ली होती है जो पूरे शुक्राणु को क्या करती है, ढक कर रखती है। ठीक है, और जो इसका शीर्ष भाग होता है वह बहुत ही, समझ लो एक कह सकते हैं कि एक बड़े व अगुणित केंद्रक की तरफ होता है जो आगे की ओर एक टोपी जैसी रचना यानी एक्रोजोम की तरह दिखता है। ये दिख रहा है, एक्रोजोम लिखा है जिसको अग्रपिंडक का नाम दिया जाता है। तो हम ये बोलेंगे कि जो ये शुक्राणु होता है ये एक प्लाज्मा झिल्ली से ढका हुआ होता है और जो शीर्ष भाग होता है वो एक बड़ा और अगुणित केंद्रक होता है जो कि आगे की ओर एक्रोजोम की तरह यानी कि अग्रपिंडक से ढका रहता है, एक टोपी की तरह ढका रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अग्रपिंडक, ये पूरा क्या है, एक अग्रपिंडक हो गया। तो अग्रपिंडक में निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करने वाले विकर होते हैं। ठीक है, जो ये अग्रपिंडक हैं तो जब ये फर्टिलाइज होते हैं यानी निषेचन करते हैं, ठीक है, तो निषेचन के समय अब यहाँ पर ओवम है मान लो। ठीक है, अब स्पर्म इधर से जा रहा है, ओवम यहाँ पर है, तो ओवम में भी कोई झिल्ली होती है। ठीक है, तो ओवम के ऊपर जैसे हमने बोला कि ये स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर एक प्लाज्मा झिल्ली है।
ठीक है। उस प्लाज्मा झिल्ली के बाद एक टोपी नुमा संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। और जो ये टोपी नुमा संरचना है ये अग्रपिंडक ही है, लेकिन ये कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है और अगुणित केंद्रक वाला है। ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये जब जैसे आगे बढ़ता है तो आगे इसको फर्टिलाइजेशन निषेचन के समय क्या मिलेगा, अंड मिलेगा यानी कि ओवम मिलेगा। और वो ओवम भी तो एक झिल्ली से ढका होता है, तो उसकी झिल्ली को नष्ट करने की पावर होती है इसके पास। ठीक है, किसके पास, अग्रपिंडक के पास, जिनमें हाइलुरोनिडेज प्रमुख होते हैं। ठीक है, मतलब एक नाम दिया गया है कि इसमें हाइलुरोनिडेज एक प्रमुख होता है। अब इसी एक्रोजोम को अगर हम काट देते हैं, ठीक है, अगर एक्रोजोम को काट दें तो शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाता है और निषेचन क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका काम क्या है, एक तरीके से अंडाणुओं की जो झिल्ली होती है उसको नष्ट करना है ना, तभी तो वो एंटर कर पाएगा, तभी तो एक दूसरे में डिफ्यूज हो पाएंगे। लेकिन अगर हम इस एक्रोजोम को काट कर निकाल देते हैं तो जो ये शुक्राणु होता है यानी स्पर्म होता है, ये अंडाणु यानी ओवम में डिफ्यूज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से निषेचन नहीं होता है। ठीक है, ये इतना हम समझ लिए। अब आगे देखते हैं, अग्रपिंडक का निर्माण किससे होता है, गोल्जी काय से होता है। जो ये एग्रोचोम है इसका निर्माण किससे होता है, गोल्जी काय से होता है। केंद्रक के पीछे क्या होते हैं, दो तारक काय या तारक केंद्र आगे पीछे स्थित होते हैं, ये कह सकते हो। ठीक है, जो अग्रस्थ तारक काय होता है वो ग्रीवा में होता है, यहाँ पर। ठीक है, पहला तारक काय जो जिसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो ये तारक केंद्र कहाँ पर होते हैं, ग्रीवा में यानी नेक में होते हैं। और ये निषेचन के समय यह भी अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, यह निषेचित अंड में प्रथम विदलन के लिए आवश्यक है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं, जो ये अग्रस्थ तारक केंद्र है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये देखेंगे तो हम ग्रीवा में पाया जाता है। और निषेचन के समय ये भी अंड में चला जाता है, यानी कि अंडाणु में चला जाता है। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं जो दूरस्थ होता है, दूरस्थ तारक केंद्र होता है। ठीक है, वो शुक्राणु के अक्षीय सूत्र का निर्माण करता है, यानी कि एक्सियल फिलामेंट का वो निर्माण करता है। तो इतना सा पॉइंट आपको सिर्फ जब भी लिखने को आता है शीर्ष भाग के लिए, तो इतना याद रखना है कि जो शीर्ष भाग है यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा का पूरा ढका होता है शुक्राणु, और इसके शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे एक्रोजोम कहते हैं या अग्रपिंडक कहते हैं। और अग्रपिंडक जैसे ही निषेचन के समय अंडाणु से टकराता है वो अंड की झिल्ली को खत्म कर देता है, यानी नष्ट कर देता है। लेकिन अगर हम एक्रोजोम को काट देते हैं तो ये शुक्राणु जो है अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पाते और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। और जो ये अग्रपिंडक है इनका निर्माण गोल्जी काय से होता है। और जो ये केंद्रक है, जो ये न्यूक्लियस हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो ये केंद्रक है, तो केंद्रक के पीछे दो तारक केंद्र होते हैं। ठीक है, दो तारक केंद्र होते हैं, एक होता है अग्रस्थ और एक होता है दूरस्थ। तो जो अग्रस्थ तारक केंद्र है वो कहाँ पाया जाता है, नेक में पाया जाता है, यानी ग्रीवा में पाया जाता है। और ये भी निषेचन के समय अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं। जबकि जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है वो शुक्राणु के एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। इतना सा पार्ट हमने यहाँ तक के लिए देख लिया। अब आता है मध्यखंड तथा ग्रीवा वाला भाग। ठीक है, सॉरी, ग्रीवा भी हो गया कि ग्रीवा में क्या पाया जाता है, अग्रस्थ तारक केंद्र पाया जाता है। जबकि अब हम देखेंगे मिडिल पीस। मिडिल पीस और टेल क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक की संरचना के बारे में अब समझना है आपको। तो जो मध्य भाग होता है या फिर हम कह सकते हैं पूंछ होता है, ठीक है, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, पश्चमाभ या कशाभिका पाई जाती हैं। किसकी भांति पाई जाती हैं, ये 9+2 की व्यवस्था में एक दूसरे से लगे होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं इसमें, इस तरीके से आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो मध्यस्थ में सूक्ष्म नलिकाओं पर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे होते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जैसे बहुत सारी नलिकाएं हैं मिडिल पीस में, और इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ठीक है, तो जो मध्यस्थ भाग होता है उसमें जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कभी भी पढ़ते हैं तो इतना कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया किसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, शुक्राणुओं को। तो ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करेगा, यानी कि उसको ऊर्जा प्रदान करेगा ताकि वो गति कर सके। ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन होता है या मैथुन होता है, ठीक है, उसके दौरान लगभग कितने, तो याद रखना है 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं, यानी कि निकलते हैं। ठीक है,
अब इतने सी पार्ट को आपको यहाँ पर लिखना था और समझना था, ठीक है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखवाई गई हैं कि शीर्ष में एक अगुणित केंद्रक होता है जो अग्रपिंडक से ढका रहता है। अग्रपिंडक में निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करने वाले एंजाइम होते हैं या बिकर होते हैं, जिनमें हाइलुरोनिडेज प्रमुख होते हैं। मध्य खंड में सूक्ष्म नलिकाओं पर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो शुक्राणु को ऊर्जा देते हैं ताकि वो गति कर सकें, और मैथुन क्रिया में लगभग 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। शुक्राणुओं की संरचना तो याद रख लेना है आपको, ठीक है। इसको ज़रूर बनाना है जब भी आए, क्योंकि बहुत टफ नहीं है और बहुत ही अच्छे से आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एकदम प्रॉपरली याद हो गया होगा आपको, ठीक है। बिना देखे इसको कुछ समझना ही नहीं है। अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ इतना बोलना है कि ये हेड पार्ट हो गया, ये नेक पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, ये टेल पार्ट हो गया। हेड पार्ट में प्लाज्मा झिल्ली से ढका हुआ है, एक्रोजोम इसमें पाया जाता है, टोपिनुमा संरचना है जो कि अंडाणुओं की झिल्ली को अलग करने की या उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगर इसको काट दिया जाए तो निषेचन के समय अंड से नहीं मिल पाता है और निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। इसमें केंद्रक होते हैं और केंद्रक में 2 तारक काय होते हैं। जो पहला तारक काय होता है उसको अग्रस्थ तारक केंद्र या दूरस्थ तारक केंद्र बोलते हैं। जो अग्रस्थ तारक केंद्र होता है वो ग्रीवा में पाया जाता है जो निषेचन के समय अंड में प्रवेश करता है। जबकि दूरस्थ होता है वो क्या करता है, तो वो स्पर्म को एक तरीके से उसको मेंटेन करता है, ठीक है, यानी कि दूरस्थ होता है। और उसके बाद अगर हम मिडिल पीस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, स्पर्म को ऊर्जा देते हैं ताकि वो गति प्रदान कर सके, ठीक है। तो बस इतने से ही पॉइंट आपको याद रखना है और इस तरीके से इनका डायग्राम भी आपको बना देना है। क्लियर हो गया। तो अब ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अंडाणु जनन, ओओजेनिस क्या होता है या oogenesis क्या होता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगर आपका ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा देन हम फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में यानी आवर्त चक्र के बारे में देखेंगे। तो जितनी जल्द हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।